हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो हम साइंस का पढ़ रहे थे क्लास 9th का, उसे हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं लिंक दे दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। ये टॉपिक बड़ा था, इसीलिए मैंने इस वीडियो का पार्ट, इस चैप्टर का पार्ट 2 बनाया है। टाइनी पार्ट्स बिग रोल, द सीक्रेट्स वर्ल्ड इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर एक सीक्रेट वर्ल्ड होता है, बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हमें लगते हैं, लेकिन उनका रोल जो है हमारी बॉडी में, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में रोल जो होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ अ कोडेड इंस्ट्रक्शंस, जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है सेल को। द न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं। इट कंटेन्स द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल द सेल्स एक्टिविटीज़। जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस मतलब डीएनए वगैरह जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उन सबको क्या देते हैं? जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, सारी ही सेल एक्टिविटी को। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। आपको ये पता चल गया होगा न्यूक्लियस की डेफिनेशन छोटी सी, कंट्रोल सेंटर होता है और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देता है सारी सेल्स एक्टिविटीज़ को। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले न्यूक्लियस का, ये सबसे पहले होती है आउटर मेम्ब्रेन, बाहर की, फिर उसके बाद होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियस पोर्स, जो कि सारे मटेरियल्स को क्या करता है? पैसेज को अलाउ करता है अंदर आना और बाहर जाना। ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर आप देख रहे हैं पर्पल, ये होता है जेली लाइट फ्लूइड, भरा हुआ होता है इसके अंदर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब क्या होता है? बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि क्या करता है? राइबोसोमल सब यूनिट्स को रखता है। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्रोमोनेटिक मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन, इनको स्टोर करता है। और फिर ये जो डबल लेयर आपको दिख रही है, ये हो गई हमारी न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये डबल लेयर होती है न्यूक्लियस की। स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। आपको डिटेल में मैं बताती हूँ कि सराउंडेड बाय द डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है, जो कि डबल लेयर अब इसलिए बोली जा रही है क्योंकि एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया, एक इनर मेम्ब्रेन हो गया। विद द न्यूक्लियर स्पोर्स के साथ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको अंदर, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियर पोर्स देख रहे हैं, जो कि क्या ट्रांसफर करते हैं? मटीरियल्स को बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा में क्या करते हैं? मटीरियल्स को अलाउ करते हैं अंदर आना और बाहर जाना। ठीक है, contain the nucleus, a dense round body inside the nucleus where the ribosomal subunits are made। इसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस मतलब कंटेन करते हैं, जो इसके अंदर एक राउंड बॉडी होती है न्यूक्लियस की, इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे क्या होते हैं? राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं अंदर बनते हैं। ठीक है, राइबोसोमल सब यूनिट्स क्या होते हैं वो हम राइबोसोम्स में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स को भी कंटेन करता है, जिसके अंदर क्या होता है? एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें सेल जो हैं वो डिवाइड होते हैं और वो क्या बनाते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन्स को बनाते हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है? मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि बॉय है, गर्ल है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के, उसे हम कहते हैं जीन्स। ठीक है, तो ये सब काम जेनेटिक जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है वो क्या देता है? न्यूक्लियस देता है। When the cell is not dividing, DNA exists as a chromatin and rectangular mass of the thread-like materials। तो जब सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, क्रोमोमैटिक टू क्रोमोसोम्स में बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्रोमोमैटिक जब सेल जो है डिवाइड नहीं हो रहा होता, तो कंडेंस ड्यूरिंग डिविजन्स में क्या होता है? व्हेन सेल अबाउट टू डिवाइड, क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं। और क्रोमोमैटिन का मतलब सेल्स डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, व्हेन इस सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमैटिक ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, कंडेंस होते हैं सेल्स डिवीजन के टाइम पे, तो वो क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, मतलब कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं। और क्रोमोमैटिक का मतलब हो गया कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो एज अ क्रोमैटिन के अकॉर्डिंग ही थ्रेड लाइक मटीरियल्स में ही क्या हो जाते हैं? वो एग्जिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लीजिए। अब इसमें मैंने आपको ये बता दिया न्यूक्लियस का क्या काम होता है। एक तो डीएनए और प्रोटीन्स को जनरेट मतलब कि बनाने का काम होता है, कंटेन डीएनए के मतलब इंफॉर्मेशंस कंटेन करने का काम होता है। मटेरियल्स को अंदर और बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होता है, किसके बिटवीन में? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के बिटवीन में होता है। और क्रोमोटीन मतलब सेल्स जो है डिवाइड नहीं हो रहा, वो ऐसी की ऐसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? वो निकल जाते हैं। और क्रोमोसोम्स जब सेल डिवाइड हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें दे रखा था बुक में, दैट इज़ मैच्योर रेड ब्लड सेल जो होते हैं, जिसे हम आरबीसी कहते हैं, इन ह्यूमंस हैव नो न्यूक्लियस। इन सेल्स के अंदर, इन ब्लड सेल्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, को ज़्यादा स्पेस मिलती है
अलाउइंग मोर ऑक्सीजन टू बी ट्रांसपोर्टेड, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या है ट्रांसपोर्ट हो सकती है ब्लड सेल्स में। बिकॉज दे हैव नो न्यूक्लियस, RBC इज कैन नॉट रिपेयर और डिवाइडेड देमसेल्फ, तो रिपेयर भी नहीं हो सकते और वो डिवाइड भी नहीं हो सकते। देयर लाइफ स्पैन जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स की, दैट इज़ 120 डेज होती है सिर्फ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो एग्जिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपेयर भी नहीं हो सकते और वो डिवाइड भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेड ब्लड सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं की कंपोनेंट्स देखते हैं हम, दैट मीन्स जो उसके पार्ट्स थे वो हम देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप की हमने बात नहीं करी, तो क्या होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, पोर्स के साथ होता है। ठीक है, दैट सेपरेट अ न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्मा से जो सेपरेट करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज़, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था ना कि अलाउइंग पैसेज ऑफ मटेरियल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मा क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्रोमोटीन क्या हो गया, अ नेटवर्क ऑफ द टेंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि DNA प्रोटीन से बना हुआ होता है। इट कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स बनाता है, जहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं उसके बाद। ठीक है, क्या न्यूक्लियस का मतलब हो गया, न्यूक्लियोस अ डेंस स्पेरिकल बॉडी होती है जो कि फैक्ट्री होती है, जिससे क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं उसके हम अभी बात करेंगे। ठीक है, की डिफरेंस क्या हो गया पैराटिक्स एंड इकरोटिक्स में। देखो इसमें होता है सिर्फ बैक्टीरिया, और इसमें मैंने आपको डिफरेंस आपको बताया था। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन ऐसा दिखता है। ठीक है, लैक्ड अ डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, बहुत ही ज़्यादा कम होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन द अनडिफाइंड रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियाइड। एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इसके अंदर बनता है, जो कि अनडिफाइंड एरिया होता है, जिसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। न्यूक्लियर रीजन आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियस अच्छा बड़ा प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है अनक्लोज होता है विद इन द न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, द न्यूक्लियस में बी स्मॉल बट इट्स इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इट ऑल। इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं न्यूक्लियस को देने के लिए, लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, बहुत स्मॉल सा दिखता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स बनाते हैं, दैट इज़ प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स का मतलब क्या हो गया, द प्रोटीन फैक्ट्री, जो कि क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, देखिए ये बीच में आपको इसमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, लेकिन ये जो होते हैं छोटे छोटे, वेरी स्मॉल एंड राउंड, जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से इसके अंदर राउंड पिंक 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 से, तो उसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। वेरी स्मॉल राउंड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से राउंड राउंड से होते हैं। मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 1 लार्ज एंड 1 स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं। जैसे कि आपको दिख रही है, एक बड़ी दिख रही है, एक छोटी दिख रही है, तो सब यूनिट्स होती हैं, तो इन्हें मिला के क्या बनते हैं, राइबोसोम्स बनते हैं। ठीक है, टाइनी स्ट्रक्चर फाउंड आइदर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्मा में मिल सकता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, ये हम नीचे पढ़ने वाले हैं। तो अब आप ये समझिए, साइटोप्लाज्मा आपको ये क्या लिख रहा है, इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड है, फ्लूइड। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये राइबोसोम्स है छोटे छोटे स्मॉल, जो कि यहाँ पे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिए कि ये साइटोप्लाज्मा से में फ्रीली मूव करता रहता है, अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मा में। ठीक है, रेटिकुलम में, तो वो हम अभी देखते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, साइड ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस दे बिल्ट अ प्रोटीन यूजिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द DNA। वो प्रोटीन्स को बिल्ड करते हैं किसके इंस्ट्रक्शन से, DNA के इंस्ट्रक्शन से। प्रेजेंट इन बोथ द प्रियोटिक एंड द एक्रियोटिक सेल्स में, दोनों में ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कैन बी फ्री इन द साइटोप्लाज्मा फ्लोटिंग और अटैच टू द रफ ER। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने एज अ मेन पॉइंट इसमें मैंने हाईलाइट करा है कि ये फ्रीली या तो साइटोप्लाज्मा में क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, या फिर ये ER से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। रफ ER लिखा है, तो इस ये ER भी 2 टाइप के होते हैं, दैट इज स्मूथ ER एंड रफ ER। ठीक है, ये किससे अटैच्ड रहते हैं, रफ ER से, ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से। अब इसका क्या, इसे हम ये इससे क्यों अटैच रहता है, इसे क्या हम कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। जैसे वो को क्या हो गई, प्रोटीन फैक्ट्री, इसे कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, इसी वजह से ये उससे अटैच रहता है। ठीक है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ये वाले जो होते हैं जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये हो गया स्मूथ ER, और ये वाले जो होगा ये दैट इज रफ ER। इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता ऑन द सरफेस पे, एंड इस रफ ER में क्या होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं ऑन द सरफेस पे। ठीक है, ये सरफेस पे नहीं होगा, ये सरफेस पे होगा, इसमें कोई राइबोसोम्स नहीं होंगे, इसमें राइबोसोम्स होंगे। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, रफ ER से ही अटैच्ड होते हैं, जैसे कि स्मूथ ER में क्या होता है, कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ER इज अ स्मॉल ऑर्गेनल्स दैट स्प्रेड लाइक अ नेटवर्क थ्रू द साइटोप्लाज्मा के नेटवर्क में होता है। इट कंटिन्यू विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही होता है। ठीक है,
कंटिन्यू करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? सिंथेटिक एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, दैट मीन्स लिपिड एंड सम हॉर्मोनल्स, इन सबको क्या करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है एंड सिंथेसिस करता है। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर कैसा दिखता है। 2 टाइप्स के ईआर होते हैं, रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर, जो कि मैंने आपको बताया। इनका अपीयरेंस कैसा होता है? रफ होता है। हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस पे क्या होता है? राइबोसोम्स देखते हैं। स्मूथ होता है क्योंकि कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड सिक्रिएशन करता है। ये सिंथेसिस स्टोर करता है, दैट इज़ फैट्स को और हार्मोन्स को। ठीक है, इसमें प्रोटीन और स्मूथ ईआर में स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। इसीलिए रफ ईआर से क्या होता है? वो अटैच्ड रहता है। Example, in the gland cells like a prokaryotic cells, in the liver cells ceroid human producing cells। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसमें लिख रखे हैं, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा? लर्न कर लीजिएगा। अगर दोनों का अगर जैसे 2 मार्क्स में आने लग जाए कि आप इसका डिफरेंस बताएं, तो आपको पता होना चाहिए। रिमेंबर, RER make proteins, SER makes fat, together they transport, process and transport important molecules in the cells। में क्या करते हैं? important molecules जैसे फैट्स, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं? वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसीलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और ये रफ ईआर से राइबोसोम्स हमेशा अटैच्ड होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते हैं। तो ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है, जैसे कि हमने अभी बात करी। रफ ईआर क्या बनाता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, वही चीज़ वो ट्रांसफ़र भी करता है। आगे देखते हैं गाल की एपरेचर्स। इसे क्या कहते हैं? द पैकेजिंग एंड द शिपिंग सेंटर कहते हैं। अब तक क्या हमने बात करी कि क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है। अब पैकेजिंग और शिपमेंट का काम कौन करता है, ये हमें पता चलिए। पूरा प्रोसेस के हिसाब से चलिए। अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस से कौन सी लेयर जो होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। स्टोर फैट्स को किया जाता है, कुछ हार्मोन्स को स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब पैकेजिंग और शिपमेंट की हम बात करने वाले हैं। मेड ऑफ द स्टैक ऑफ द फ्रिटेटेड एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपको दिख रहा है कि ये ईआर है। ठीक है, गाल्गी अपरेटस यहाँ पर होता है, ईआर से अटैच नहीं होता है, दूर होता है, ये ऐसा दिखता है। ये क्या हो गया? सैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया इसका, अगर ध्यान से आप देखें तो। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ये सारे प्रोटीन्स को, फैट्स को, इन सबको क्या करता है? रिसीव करता है। फिर क्या करता है? ईआर इन ट्रांसपोर्ट वेसल्स में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, और वेसल्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म करता है, और लिपिड्स का, लाइपोसोम्स का क्या करता है? फॉर्मेशन करना होता है। लाइपोसोम्स क्या होता है, ये नेक्स्ट आएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी कि वो एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या करता है? वो निकालता है। ठीक है, तो लाइपोसोम्स का शायद वो काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका, हम फंक्शंस देख लेते हैं क्या क्या काम है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1898 बाय द इटालियन साइंटिस्ट लैटिस कैमिलियो गोल्गी। गोल्गी इन्हीं के नाम पे रखा गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था इन द नर्व सेल्स ऑफ द बोर्न आउल। ठीक है, उनके नर्व सेल्स में क्या है? आउल के जो नर्व सेल्स में, उसमें इसको क्या किया गया था? देखा गया था। फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर एंड द सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है? फंक्शनली लिंक्ड होते हैं। ईआर से भी क्या होता है? लिंक्ड हो गया, क्योंकि क्या लिया है? ईआर से तो उन्होंने ये सब चीज़ें ली हैं जिससे वो पैकेजिंग एंड शिपमेंट कर सकें। इसका फंक्शन क्या हो गया? मॉडिफाई करना, सॉर्ट करना और पैकेज रेडी करना, किसका? प्रोटीन का और फैट्स का, लिपिड्स का, दैट इज रिसीव फ्रॉम द ईआर से, जो रिसीव हुआ इनटू द वेसल्स, वेसल्स के अंदर जाना, दैट इज स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड पैक्ट्स, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हो सके, सीक्रेशन हो सके और लाइबोसोम्स का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। इसको आप एज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल सकते हो, आप याद रखिएगा। इट रिसीव, पैकेज एंड शिप द मटेरियल टू द राइट डेस्टिनेशन तक वो करता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये लाइन लिख दी है मैंने इसके अंदर। की पॉइंट्स क्या होगा? रिसीव मटेरियल फ्रॉम द ईआर, मॉडिफाई एंड सॉर्ट देम, पैकेज इनटू द वेसल्स, सैंड इट टू द राइट प्लेस इन द सेल एंड द आउटसाइड। ये पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स है, आप खाली इसे भी याद कर लोगे तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, विदाउट गाल्गी अपरेटस प्रोटीन एंड लिपिड्स वुड नॉट रीच टू द करेक्ट डेस्टिनेशन तक वो नहीं पहुंच सकते हैं इसके बिगर। ठीक है, लाइबोसोम्स का क्या काम हो गया? क्लीन अप सिस्टम हो गया, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, जो कि एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको हटाने का काम हो गया। ठीक है, लाइबोसोम्स कैसे दिखते हैं? ऐसे ऐसे दिखते हैं। ये स्मॉल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? डाइजेस्टिव आइबसोम्स होते हैं इसके अंदर। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, स्कैक फिल्ड विद द डाइजेस्टिव आइजम्स के अंदर होता है। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये ऐसे जो गोल 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 ये हो गए ना, तो ऐसे गोल गोल है ये, तो इसका स्मॉल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर लाइबोसोम्स होते हैं। ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन
डैमेज पार्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं इन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, फिर उसके अंदर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्मा में रिलीज करता है और फिर एज अ सेलुलर प्रोसेस के लिए रीयूज किया जाता है। ठीक है, कीप द सेल क्लीन एंड हेल्दी रखना इसका ही काम होता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले हाउ द लाइसोसोम्स वर्क। आखिर लाइसोसोम्स काम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स हैं, वुंड आउट सेल्स पार्ट हैं, मतलब जो खराब पार्ट हैं उसको क्या करेगा, सबसे पहले निकालेगा। ठीक है, ये उसने क्या करा, येलो पार्ट निकाल दिया। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द मटेरियल, और फिर मटेरियल्स को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। यूजफुल प्रोडक्ट्स आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्मा एंड रीयूज, जितने भी आप रीयूज कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को तो दोबारा से वो साइटोप्लाज्मा में भेज देगा। ठीक है, और फिर उनको रीयूज कर लिया जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसका क्या करेगा, उसको निकाल दिया जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, दैट इज ह्यूमन स्पर्म्स सेल्स कंटेन लाइबोसोमल्स एंजाइम्स। ह्यूमन स्पर्म्स जो होते हैं उसको लाइबोसोम्स जो होते हैं, एंजाइम्स जो होता है वो कंटेन करता है। व्हेन द स्पर्म्स मीट एन एग, दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग, अलाउइंग द फर्टिलाइजेशन टू हैपन। अब क्या करता है, स्पर्म सेल की क्या होती है, एक लेयर होती है, जैसे एग की एक लेयर होती है, तो वो उस लेयर को हटाता है लाइबोसोम्स, तो उसको फिर एक्स्ट्रा में वो निकाल देता है उसमें से, फिर फर्टिलाइजेशन के लिए जो अंदर उसका पार्ट होता है उसे वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो ऐसे करके लाइबोसोम्स इसीलिए ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, स्पर्म सेल में प्रेजेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे इनसे रिलेटेड क्या लिख रखे हैं, MCQs लिख रखे हैं, तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने क्या क्या पढ़ा कि कैसे कैसे जो हैं हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे हम एक्सचेंज करते हैं मटेरियल न्यूक्लियस से। ठीक है, विच फर्स्ट दे रखा है, विच ऑर्गेनल्स मॉडिफाई सॉर्ट एंड पैकेज द प्रोटीन फ्रॉम द ER इनटू द वेसल्स। कौन किसका काम होता है, दैट इज गार्गी अपरेटस का काम होता है। विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द क्लीन अप सिस्टम ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स लाइबोसोम, जो कि हमने अभी पढ़ा है। बट डू लाइबोसोम्स कंटेन, क्या कंटेन करते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं। द गार्गी अपरेटस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, किसने ऑब्जर्व किया था, उनके नाम पे आप देख सकते हो, दैट इज कैमिलियो गार्गी। Which of the following help in breaking down the outer layer of the egg during the fertilizations? That is liposomes enzymes in sperm, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि ह्यूमन स्पर्म में भी वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वो जाएगा तो मतलब लाइबोसोम्स क्या करेंगे, उनकी ऊपर की एग की लेयर को क्या करेंगे, तोड़ देंगे और उसको एक्स्ट्रा में डाल देंगे। ओके, तो ये 5 MCQs मैंने इसके अंदर ऐड किए थे। आई होप को आपको ये रिमेंबर हो गया होगा सारा कंसेप्ट। कीप लर्निंग, कीप गोइंग, यू आर बिल्डिंग द फ्यूचर, ये लाइन मैंने इंक्लूड कर दी थी इसके अंदर। तो आगे हम पढ़ते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट इज मिटोकॉन्ड्रिया। अब इसका काम क्या होता है, पहले इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कैसा दिखता है। ये आउटर लेयर होती है, इसके अंदर इनर लेयर होती है, वही डबल लेयर्ड वाला होता है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं। क्रिस्टन होता है, मैट्रिक्स होता है, मिटोकॉन्ड्रिया का DNA होता है, राइबोसोम्स भी इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी, के एनर्जी सप्लाई करने के लिए यूज़ होता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब कौन सी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं वो मैं अभी बताती हूँ। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए पहले। सराउंडेड बाय द 2 मेम्ब्रेन इसके अंदर होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही स्मूथ और पोलस होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं क्रेस्टिया, विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द केमिकल रिएक्शंस, के लिए सरफेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं ये कैसे बना हुआ है, तो ये सरफेस को इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इसका, ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करता है, ग्लूकोज को और मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। फिर वो एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, जो कि ATP, दैट इज एडेनोसिल ट्रिफॉस्फेरेट, द एनर्जी करेंसी होती है और द सेल्स की, जो कि वो चीज़ रिलीज़ करता है। जैसे हम किसी को पैसे देते हैं ना, वैसे ही एनर्जी के लिए हम क्या दे रहे हैं, ATP दे रहे हैं, जो कि एनर्जी की करेंसी है। ATP इज़ यूज टू पावर ऑलमोस्ट ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज़, के लिए यूज़ किया जाता है पावर। ठीक है, थोड़ा पावर लगती है, थोड़ी एनर्जी लगती है, जैसे कि हमें एनर्जी लगती है, हम खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी रीस्टोर हो जाती है, वैसे ही इन फंक्शंस के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं, साइड ऑफ द रेगुलर सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसका ओन DNA एंड राइबोसोम्स होते हैं, जो कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। फाउंड इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स में दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम्स, सजेस्टिंग दे वर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरियाज that got incorporated into the larger cell during evolution के टाइम पे क्या होता है, got incorporate हो जाते हैं into the large cells के अंदर। ये freely living bacterias का काम करते हैं। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, जो हमें बुक में गिवन था। Why many some mitochondria instead of one giant line? छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं, एक बड़ा सा ले लो,
है ना। कोई भी ये सोच सकता है एक बड़ा सा होगा तो काम ईजी हो जाएगा, छोटे 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 होते हैं तो सब अलग अलग काम करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? मैनी स्मॉल माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव मच ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया। स्मॉल माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया देन द लार्ज वन से। मोर सरफेस एरिया मीन्स सम स्पेस फॉर द केमिकल रिएक्शंस एंड द फास्टर एनर्जी प्रोडक्शंस। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मोर स्पेस हो गया तो केमिकल रिएक्शंस को और फास्टर एनर्जी प्रोडक्शंस भी किया जाएगा इसके अंदर। तो इसी वजह से जो है स्मॉल माइट्रोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, लार्ज वन नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है प्लास्टिड्स। ये इनका क्या काम होता है? सेंटर फॉर द फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल। इसका क्या मतलब हो गया? अब देखिए स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिसाइड्स आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। ये दे आर यूज फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड द स्टोरेज। अब प्लांट्स क्या है? वो खाना खाते हैं। अब वो जो खाना खाते हैं, फूड सिंथेसिस और उनको वो जो स्टोर करते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या मतलब होता है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है, दैट इज क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का इसका फंक्शन होता है मेक फूड यूजिंग द सनलाइट का यूज़ करके क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। जैसे कि लीव्स सनलाइट से क्या होंगे? वो अपना फूड लेंगे, सनलाइट ही उनका फूड है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, जितने भी ग्रीन पिगमेंट्स हो गए उनके में क्या हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। क्रोमोप्लास्ट का जो पिगमेंट होता है इट इज़ येलो, ऑरेंज और रेड होता है, जो कि गिव ब्राइट कलर्स देते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, जो कि प्लोनेस्टर्स को और सीड डिस्ट्रॉइंग एनिमल्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे सनफ्लावर हो गया, वो कौन से कलर का होता है? येलो होता है। तो दैट मीन्स जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर पिस्टल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, लियोक्लोप्लास्ट जो होता है उसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होती, वो कलरलेस होता है, जो कि फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इन सबको क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो में स्टार्च बहुत होता है, जब आप कट करते हो तो उसमें से जो लिक्विड टाइप निकलता है उसे हम स्टार्च कहते हैं। ठीक है, टेरोक्लोसिया, ये सब क्या हो गए? उसके एग्जाम्पल्स हो गए जो कि आपको लिख देने हैं। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्या हो गया? इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक इसका डिस्क लाइक मटेरियल होता है, जैसे गोटियाँ रखी रहती है ना, वैसा सा होता है। इसमें फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ग्रैनुल का मतलब हो गया स्टैक ऑफ थाइलोक्लाइड, जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ क्या होता है। ये डबल लेयर बॉन्डेड ऑर्गेनेल लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही दिखता है। ये कंटेन सेमी फ्लूइड जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। विद इन स्ट्रोमा आर द डिस्क शेप जो होते हैं वो क्लोरोफिल्स को कंटेन करते हैं। लाइट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस से। शुगर और स्टार्च जो होते हैं वो स्ट्रोमा में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके प्रोसेस होता है। इसकी माइट्रोकॉन्ड्रिया से जो अभी बोला मैंने, दैट इज़ माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों में? प्लास्टिड्स की मतलब इसके पास दोनों के पास क्या है? डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, दोनों के पास ही है। दे सजेस्ट दे शेयर ऑन इवोल्यूशन हिस्ट्री विद द एंशिएंट बैक्टीरिया के साथ इन दोनों की क्या है? एक हिस्ट्री है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होते हैं। अब इससे रिलेटेड मैंने कुछ MCQs लिख रखे हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्वल्स टू मेक एनर्जी, प्लास्टिसाइड्स मेक एंड स्टोर फूड, लीव्स में बोथ हैव देयर ओन DNA एंड द राइबोसोम्स। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फर्स्ट हमें दे रखा है विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। किससे बोला गया था? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया था। ठीक है, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन क्या होता है? पावर हाउस होता है सेल का। तो इसमें देखते हैं हम, सी है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन और ATP प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का फीचर नहीं होता, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। ये कहाँ पे होता है? ये प्लास्टिड्स में होता है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड सम एल्गीज में होता है। एनिमल सेल्स, बैक्टीरियाज, फंगस इसमें नहीं होता है। फिफ्थ हमें दे रखा है क्लोरोप्लास्ट कंटेन विच पिगमेंट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। किसमें सिंथेसिस में हेल्प करता है? दैट इज क्लोरोफिल्स में। ठीक है, विच प्लास्टिसाइड स्टोर स्टार्च इन द प्लांट्स, दैट इज लियोक्लोप्लास्ट। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया। टाइनी ऑर्गेनल्स अमेजिंग वर्क, स्मॉल पार्ट्स बिग इम्पैक्ट। ठीक है, तो मैं ऐसे पॉइंट्स लिखते चल रही हूँ इसके अंदर, जो कि आपको आपकी इस नोट्स को क्या करती हैं? इंटरेस्टिंग बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? द ऑर्गेनल्स फॉर द स्टोरेज एंड सपोर्ट के लिए काम करते हैं। ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। अब सबसे पहले प्लांट सेल में इसका क्या काम होता है वो हम देख लेते हैं। ये आपको दे रखा है प्लांट सेल। ये अंदर का हो गया सेंट्रल वैक्यूल्स, दैट इज कहते हैं सेल स्पेस। ठीक है,
इसकी मेम्ब्रेन भी होती है, सेलेक्टिव पेरिनल मेम्ब्रेन होती है इसकी, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं। यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल होता है, सेंटर में होता है, जिसके में एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जिसमें वाटरी फ्यूल्ड होता है, जिसे हम सेल स्लैब कहते हैं, जो कि वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेट मटेरियल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल्स, कीप द प्लांट्स फर्म एंड अपराइट। तो ये लार्ज अमाउंट का वाटर स्टोर करते हैं, जिससे क्या होता है, सेल्स में जो होगा, प्लांट सेल्स में क्या होगा, वाटर स्टोर रहेगा और प्लांट जो है फर्म में और अपराइट रहेंगे, मतलब वो अच्छे से ग्रो करेंगे। When the plant does not get enough water, vacuoles lose water, cells become less firm, plant will। तो वही बात है, प्लांट्स क्या होंगे, मुरझा जाएंगे अगर उन्हें इनफ वाटर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है, वेल फिल्ड है, सेल फॉर्म है तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, लैक ऑफ वाटर है तो वो क्या कर जाएगा, वो मुरझा जाएंगे, ठीक है। अब एनिमल की हम बात करते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट्स होते हैं। हेल्प इन द टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ द मटेरियल, टेम्प्रेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, एनिमल में। और प्लांट में क्या है, प्लांट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वैक्यूल्स इन प्लांट इज इक्वल्स टू स्टोरेज प्लस सपोर्ट, ठीक है। कीप द प्लांट्स अपराइट। वैक्यूल्स इन एनिमल्स, टेम्परेरी स्टोरेज, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वैक्यूल्स, लॉस ऑफ फर्मनेस एंड द विलिंग, ठीक है। सेल स्लैब कंटेन वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल। ये वाला टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की। सेल ऑर्गेनल्स को हम क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक में होता है बैक्टीरियल सेल्स और यूकैरियोटिक में होते हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने ये तीनों का ही कंपैरिजन कर रखा है, स्ट्रक्चर लिख रखे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स, ठीक है। इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं और किसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में तीनों में ही प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में प्रोटेक्शन के लिए नहीं होती है, तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म जो है वो तीनों में ही प्रेजेंट होते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है न्यूक्लियस, जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाइड रीजन होता है वो स्मॉल डॉट्स, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियाइड जो है मैंने यहाँ पे देखिए आपको अभी बताया, न्यूक्लियाइड रीजन होता है, दैट मीन्स बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनल्स जो हैं वो अब बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता और सब में प्रेजेंट होता है। गोल्गी अपरेचर्स जो हैं वो बैक्टीरिया सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया सेल्स में तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं। ऐसे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल में भी यही चीज़ होती है कि एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया सेल्स में भी प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो आप सिंपली आप कैसे याद रख सकते हैं, प्रियोटिक सेल्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, उसमें नो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही एडवांस्ड होता है, विद न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बॉन्ड्स ऑर्गेनल्स होती हैं, ठीक है। अगर एक लाइन में भी पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो ग्रो और डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं, हमें ये चीज़ इसके अंदर बतानी है कैसे कैसे वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब तक हमने अपने सेल्स ऑर्गेनल्स की बात कर ली थी, मैंने आपको पूरा फॉर्म बता दिया उसका कैसे कैसे वो काम करते हैं। हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। जब भी हम क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वन सेल से एक मैनी सेल्स बनते हैं, एक सेल, फिर सेल ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ, सेल डिवाइड हुआ, उसे सेल डिवीजन को हम क्या कहेंगे, मेटोडिसिस, ठीक है, और फिर वो क्या बन जाएंगे, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाएंगे, मतलब डॉटर्स मतलब सिमिलर सेल्स, ठीक है। व्हेन यू कट योर स्किन इट्स हील इन फ्यू डेज में वो हील होती है, ठीक है, जब भी कट लग जाता है। व्हेन हेयर फॉल आउट न्यू हेयर ग्रो, नए हेयर ग्रो होते हैं। दिस हैपन बिकॉज सेल्स इन द बॉडी कैन ग्रो एंड डिवाइड टू रिप्लेस ओल्ड एंड डेड एंड डैमेज सेल्स। अब ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि सेल्स जो है हमारी बॉडी में ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर वो अटैच होते हैं, वो ओल्ड और डैमेज या फिर डेड सेल्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारी बॉडी से कट लगने से क्या हुआ, सेल्स डैमेज हो गए, ठीक है, वो ओल्ड हो गए तो उसको निकाल के नए सेल्स आ जाती हैं। Cells grow only up to the central size and then divide to form the cell. At this how the bodies grow. Cells एक certain size में divide होते हैं नए cells बनाने के लिए, और इसी तरीके से हमारी क्या है, body भी grow होती है। Cell division is the process by which the new cells are formed
existing cells, it also the organisms to grow, repair damaged tissues and reproduce. अब आपको सेल डिवीजन की डेफिनेशन आपको पता चलनी चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख दी है। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो है न्यू सेल्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं जब भी प्री एग्जिस्टेंट सेल्स बचे हुए होते हैं। डेड, ओल्ड और डैमेज सेल्स को तो हटा देते हैं, लेकिन वो नए सेल्स जो हैं उसमें से ग्रो होते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनको रिपेयर भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ठीक है, एवरी डे एन एस्टिमेट हंड्रेड्स ऑफ बिलियन सेल्स इन आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अबाउट 1% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ सेल इन द बॉडी, ठीक है, रिप्लेस हो चुके हैं, मतलब रिप्लेस इससे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। बोथ पीरियोडिक एंड इरियोटिक सेल्स डिवीजन, बट इरियोटिक सेल्स डिवाइड इन मोर कंट्रोल एंड ऑर्डर मैनर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द सेल साइकिल। पीरियोडिक और इक्रियोटिक सेल्स जो हैं दोनों में ही डिवीजन का प्रोसेस होता है, लेकिन इक्रियोटिक सेल्स में जो है बहुत ही कंट्रोल और मैनर्ड वे में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेल साइकिल। अब टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, मेटोरोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ डॉटर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस, इसमें खाली 2 ही डिवीजन होगा, लेकिन इसके अंदर 4 होगा। क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स सेम एज अ पेरेंट सेल, मतलब फुल सेट होता है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पेरेंट सेल, हाफ सेट होता है। डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू प्रेजेंट, यस, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और इसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। वेयर इट ऑकर्स, ऑल बॉडी सेल्स, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ओनली, टेस्टिस, ओवरीज इन प्लांट्स। ठीक है, आगे पर्पस क्या होता है, इनका पर्पस होता है ग्रोथ करना, रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो आपको ये चीज़ इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, दोनों का एक सिंपल टर्म मैंने अभी तक तो मैंने आपको ये बताया डिफरेंस। अब मेन हम पढ़ेंगे कि आखिर दोनों चीज़ें होती क्या हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। 1 पेरेंट सेल डिवाइड होता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, 2 जेनेटिक आइडेंटिकल डॉटर्स बनते हैं। लेकिन माइटोसिस में क्या होता है, 1 पेरेंट सेल होता है, 2 बार डिवाइड होते हैं, फिर वो क्या बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ईच विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि आपको आप यहाँ डायग्राम में देखिए, इसमें क्या हो रहा है, पेरेंट सेल है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, सेम चीज़ें हैं दोनों में। लेकिन एक पेरेंट सेल है, इसमें 2 हुए, फिर से एक बार और डिवाइड हुआ, ठीक है, ये बना पहले तो, ठीक है, फिर एक और इसके जैसा बना, ऐसे ही करके आप देख सकते हैं 2 बार डिवीजन हो रहा है। दैट मीन्स 4 डॉटर सेल्स हो रहे हैं, जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है आपको। इसमें से ये निकला, इसमें से 2 बार डिवीजन हुआ, तो दैट मीन्स 4 सेल्स हो गए आपके। Each daughter cells get a same DNA and the same number of chromosomes present, occur only in the reproduction system। ये reproduction system में occur होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है। इसमें क्या होता है, DNA और chromosomes दोनों प्रेजेंट होते हैं। This in short genetical information is mentioned across all the body cells में mention हो genetic informations सारी ही body cells में। In human meiosis in test that is males produce sperms, in ovaries females produce egg। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर बता रखी है। और इसमें जो है प्लांट्स में क्या होता है, मेल पार्ट्स में जो कि पॉलिन्स बनाता है, और ओवरीज में फीमेल पार्ट में क्या करता है, एग सेल को फॉर्म करता है। व्हेन द स्पर्म एंड द एग कंबाइन ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन के टाइम, स्पर्म और एग दोनों कंबाइन होते हैं, तो एक ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो रिस्टोर होता है। बिकॉज माइटोसिस क्रिएट वेरिएशन, चिल्ड्रन रिजेंबल बट नॉट एग्जैक्टली लाइक द पेरेंट्स। चिल्ड्रन रिजेंबल तो करते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं दिखते हैं। ठीक है, every human being is a single fertilization egg. When these undergo meiosis millions times to form all the cells of the body, million टाइम लगता है बनने में। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ हो गया। यहाँ हम DNA की बात कर रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स सेल डिवीजन गोज रॉन्ग। अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस जो है वो गलत हो जाता है बाय चांस, तो क्या होता है, अगर मिटोसिस में एरर आता है तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, ट्यूमर और अबनॉर्मल्स ऑफ क्रोमोसोम्स में दिक्कत आ जाती है, और माइटोसिस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बच्चे को डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है, और रिड्यूस फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपने बच्चों में देखा होगा, कुछ लोगों को क्या है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बच्चे अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ये सेल डिविजन्स में कभी कभार प्रोसेस रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हमें क्या चीज़ रिमेंबर करनी है इस टॉपिक में, माइटोसिस जो होते हैं वो ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करती है, एंड माइटोसिस जो होती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी का काम करती है। साइकिल सेल की हमने बात करी थी, जो ऑर्डरली प्रोसेस करती है सेल ग्रोथ को और डिवीजन को। ठीक है, इससे रिलेटेड MCQs हम पढ़ लेते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 10 MCQs दे रखी हैं। ठीक, विच प्रोसेस रिप्लेस डेड डैमेज सेल इन आवर बॉडी।
का प्रोसेस है जो डेड डैमेज सेल को हमारी बॉडी से रिप्लेस करता है, दैट इज सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमने अभी बात करी कि रिप्लेस कर देते हैं डेड सेल, ओल्ड सेल, डैमेज सेल्स। इन माइटोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, माइटोसिस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 बनते हैं, और माइटोसिस में 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं। डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय द माइटोसिस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। हाउ मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस इन माइटोसिस, इसमें 4 होते हैं। माइटोसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट करता है, इसी वजह से ये क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वट इज़ रीस्टोर व्हेन द स्पर्म एंड द एग कंबाइन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशंस, ये जब स्पर्म और एग का कंबाइन होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, तो वो क्या चीज़ रीस्टोर होती है, ओरिजिनल क्रोमोसोम्स नंबर्स जो हैं वो रीस्टोर होते हैं। एरर्स इन माइटोसिस में होता है तो क्या होता है, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द माइटोसिस बट नॉट फॉर द माइटोसिस, के लिए ये सही नहीं है। प्रोड्यूस 4 सेल्स जो है वो सही नहीं, क्योंकि माइटोसिस में सिर्फ 2 होते हैं। द प्रोसेस बाय विच द सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड सेल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल साइकिल भी आपको पता होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये MCQs है, टेस्ट योर नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट की बात करने वाले हैं। द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ द बायोलॉजीज, तो हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, रॉबर्ट हुक की हमने बात करी थी, दैट इन 1665 में उन्होंने सबसे पहले सेल देखा था, किस शेप में देखा था, क्रॉक की शेप में देखा था। 1838 में सारे ही प्लांट्स जो हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल से बने होते हैं, प्लांट्स भी, ये किसने देखा था, ये जर्मन बायोटेक्निस्ट हैं, ठीक है। मैथेट्रिस सचलेडिन, इनका नाम अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप गूगल पे जाकर ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 1839 में सारे ही एनिमल्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। वो किसने आइडेंटिफाई करता, ये जर्मन जूलॉजिस्ट है, ठीक है, थायोडन सचविन ने, ठीक है। और जितने भी सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल से ही बनते हैं, अराइज होते हैं, तो ये किसने किया था, 1855 में किया था, ये जर्मन साइंटिस्ट है रेडोल्फ वेल्चाउ ने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्लासिकल सेल थ्योरी क्या बताती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं 1 और मोर सेल से बने हुए होते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग इन द लिविंग बींग्स में। सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो आपको इस सेल थ्योरी से ये कंसेप्ट आपको पता चलते हैं। तो ये एक तरीके से इस चैप्टर का पूरा रिविजन हो रहा है। दिस यूनिफाई ऑल ऑफ द बायोलॉजी फ्रॉम द बैक्टीरिया टू ह्यूमन एंड एक्सप्लेन द लाइफ कंटिन्यूटी थ्रू द सेल डिविजन्स। बायोलॉजी के अंदर जितने भी हम बैक्टीरियाज की बात करते हैं, से बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन्स तक की बात करते हैं हम, तो लाइफ की कंटिन्यूटी जो है वो सेल डिवीजन से ही स्टार्ट होती है। तो यही चीज़ वो क्या है, सेल जो है सेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है। डू सेल्स ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, क्या ग्रो और रिप्रोड्यूस फॉर एवर के लिए हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेल्स ओल्ड भी होते हैं, डैमेज भी हो जाते हैं, लेकिन जो ग्रो और डिवाइड होते हैं कंट्रोल्ड वे में ही होते हैं, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही होती है, उनकी सेल्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। नो सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन द कंट्रोल्ड वे, दे इवेंचुअली डाइड व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड एंड रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। एवरी सेल्स हैज़ अ डिफाइंड लाइफ स्पैन, ठीक है, हर उसका एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, दैट इज़ कैंसर सेल की भी इसमें बात करी गई थी कि कैंसर सेल जो है वो अपने लूज़ कर देते हैं कंट्रोल को एंड कीप डिवाइडिंग, अनकंट्रोलली डिवाइड होते हैं, इसीलिए कैंसर जो है बढ़ता है। बीइंग ट्यूमर जो हो जाता है, ट्यूमर जो है वो एक प्लेस पे ही रहता है, लेकिन एक मैलिगेंट ट्यूमर होता है जो कि नियर बाय टिश्यूज़ में होता है और वो पूरे ही बॉडी पार्ट्स में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। एक कैंसर जो है वो कैसा ट्यूमर बनता है, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है ट्यूमर का, ये भी एक कंसेप्ट इसमें बताया गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट इनहेबिटेंट, बहुत से एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन जो है वो रुक जाता है, क्योंकि वो क्या सेल्स कम इनटू द कॉन्टैक्ट विद द नेबरिंग सेल्स, क्या आ जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहेबिटेंट। अ नेचुरल स्टॉप सिग्नल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मैं डायग्राम में बताती हूँ कि सेल डिवाइड हो रहा है, ये सेल थे, सेल डिवाइड हो रहा है, सेल इस कॉन्टैक्ट डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ स्पेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन स्टॉप हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहेबिटेशन, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। अब 9th क्लास वो नॉर्मल 9th क्लास नहीं रही, अब सब्जेक्ट्स बहुत हाई हो गए हैं, ठीक है। आगे आ जाता है पीसीडी। पीसीडी क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये नेचुरल वे होता है, डाइंग इन अ कंट्रोल्ड जेनेटिक रिलेटेड मैनर्स में होती है,
डाइंग जो है सेल की। ये नेचुरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, व्हेन ऑम्ब्रे फॉर्म फिंगर की, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखी है, बुक में भी हमें गिवन है, वेबिड हैंड होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा लिख नहीं सकता, उसकी क्या है, फिंगर्स जुड़ी हुई हैं, तो सेल्स का ठीक से फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सेल्स बिटवीन डिजिट अंडरगो पीसीडी, तो सेल्स क्या पीसीडी के अंदर गए हैं। आप डिफरेंस देख सकते हैं, फिंगर्स अब जाके वो बनी हैं। जब वो फिंगर्स बन जाएंगे जब तो बच्चा लिखना सीखेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, वी वुड हैव वुडेड हैंड, वुडेड हैंड हमारे रह जाते हैं अगर जो है डिजिट्स, द सेल्स बिटवीन द डिजिट विदाउट दिस, इसके बिना जो होते हैं वेबिड हैंड्स हमारे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कि जेनेटिकली वो मैनर्स, रिलेटेड मैनर्स में वो क्या हो जाते हैं, उनकी डाई हो जाती है, ठीक है, मर जाते हैं। प्लांट सेल डू नॉट शो, क्या वो शो नहीं करते, कॉन्टैक्ट हैबिटेशन वो शो नहीं करते, क्योंकि उनकी वॉल्स जो होती हैं बहुत रिजिड होती हैं, वे एक डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न जो है वो फॉलो करती हैं। तो उसमें ये चीज़ प्लांट में कभी भी ये चीज़ दिखाई नहीं देती है। प्लांट सेल्स विद द सेल्फ, प्लांट सेल कीप्स ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग इन द फिक्स्ड पैटर्न में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब ये 2 MCQs मैंने यहाँ पे गिवन है। हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड सेल इन द क्रुक, किसने पहले ऑब्जर्व किया था, दैट इज हुक ने किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। मैं साथ साथ MCQs आपको इसीलिए दे रही हूँ जिससे आपको मैं रिवाइज करवा सकूँ। अब ये हमारा है बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज साइंटिस्ट स्पॉटलाइट्स। स्पॉटलाइट्स में मतलब कुछ साइंटिस्ट आपको गिवन थे, साइड बाय साइड होता है मीट द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट यहाँ पे 3 गिवन थे, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला है जाइलॉजी वाला, आपने पढ़ा है अभी ऊपर एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने सेल्स ऑर्गेनल्स में, दैट इज जॉल्जी। इन्होंने ये डिस्कवर किया था, ये इटालियन साइंटिस्ट है, हु इज़ 1898 में उन्होंने डिस्कवर किया था। फर्स्टली ऑब्जर्व किया था उन्होंने गोल्गी एपरेटस को इन द नर्व सेल्स ऑफ द बोन आउल। अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट बी रिजॉल्व इट क्लियरली, रिजॉल्व नहीं कर पाते थे, मैनी डाउटेड रह गए इसके एग्जिस्टेंस के। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ने ये चीज़ कन्फर्म किया, बाद में कन्फर्म किया, इसका नाम गोल्गी एपरेटस रखा गया इसी वजह से, जो कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रखा है उसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट है अरुण कुमार शर्मा, फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने क्रोमोलॉजी पे वर्क किया था, प्लांट टेक्सोनोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने यूजुअल लैब मेथड स्टडी किए थे क्रोमोजोन से रिलेटेड इन द प्लांट में, और उन्होंने कौन कौन से अवार्ड्स लिए थे, रिसीव द शांति स्वर्णप भारतनगर अवार्ड एंड द पद्म भूषण भी उनको मिला था अवार्ड। तो ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट की बात हो रही है। जो हमारे इटालियन, ऑस्ट्रेलियन, बायोलॉजिस्ट, ये सब जो साइंटिस्ट हैं ये हमारे इंडियन नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे गेटलब हर्बलेंट, ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे। 1902 में उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी, प्रपोज की थी कि कोई भी लिविंग प्लांट सेल है वो उसके इवन फॉर्म अ पर्टिकुलर टिश्यू, वो परमानेंट टिश्यू जो है वो फॉर्म करता है, कैन डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट में वो डेवलप कर सकता है। इट्स गिव अ सुटेबल न्यूट्रिशंस एंड द कंडीशंस, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड द टोटिपोटेंसी। हिज आइडिया लेट द फाउंडेशन फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। तो कितने इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने प्रपोज की थी, बताई थी हमें, ठीक है। तो इस कंसेप्ट, ये क्या कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं कि एक सिंगल प्लांट सेल होता है, उसके पास सुटेबल न्यूट्रिशन एंड कंडीशंस होती हैं, तो सेल मास में हो जाता है, फिर वो एक कंप्लीट प्लांट बन जाता है, ठीक है। प्लांट्स को हम कैसे ग्रो करते हैं, एक सीड से ही तो ग्रो करते हैं। तो उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया था जिसको हमने टोटिपोटेंसी का नाम दिया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड MCQs में मैंने आपको गिवन है, विच साइंटिस्ट फर्स्ट ऑब्जर्व द गोल्गी एपरेटस, किसने किया था, आपको साइड में ही दिख रहा है, उसमें से ही बता दो। गोल्गी ने किया था, उनका नाम पूरा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, स्पेस नहीं थी, तो आप उनका पूरा नाम बता दीजिए, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। टोटिपोटेंसी इन प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय, किसने किया था प्रपोज्ड, हार्बरलैंड ने। मैंने इनका सेकंड नेम मतलब सेकंड वर्ड जो है वो मेंशन करा हुआ है, तो आप उस पर क्या कर दीजिए, टिक कर दीजिए। 5th दे रखा है कॉन्टैक्ट इनहेबिटेंट इज़ फाउंड इन, किसमें कॉन्टैक्ट इनहेबिटेंट फाउंड होता है, जल्दी से बताइए। मैंने आपको अभी पढ़ाया है, यहाँ ही पढ़ाया है, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। आप एक जल्दी से देख लीजिए किसने पढ़ाया है, किस में होता है, ये एनिमल सेल्स में होता है, राइट। अगर आप लोग को अभी भी नहीं दिखाई दिया ना, मैंने वहाँ पे मार्क तक कर रखा है एनिमल सेल्स पे, आपने अभी पढ़ा है ना। किस ने ये चीज़ पहले देख ली, जल्दी से मुझे बताइए, किस को याद है कि ये एनिमल सेल्स में होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। अगर आपको अभी याद नहीं ना कि अभी मैंने 2 मिनट पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये सब चीज़ें लर्न करने में, है ना।
तो मैंने लास्ट में यही लिख रखा है, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, स्मॉल एंड इनसाइड्स, ग्रेट इन फंक्शन। तो सेल्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, हम पूरे के पूरे सेल से ही बने हुए हैं, है ना। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। पार्ट सेकंड था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो हमें बुक के बीच बीच में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वो सबसे पहले हम करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमें इसके बाद दे रखा है रिफ्लेक्ट रिवाइज वाले, ठीक है, फिर वो हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टिश्यू इन एक्शन, उसके भी मैं जल्दी ही ऐसे नोट्स लाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर वाले नोट्स बना के लाऊंगी। उसकी PDF भी आपको दूंगी, इसकी PDF भी दूंगी मैं आपको, तो जिससे आपको एग्जाम्स में आप इन PDF को सेव करके रखिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा थोड़ी सी, अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे मेरी इस वीडियोस को शेयर करिए, जिससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके, कॉन्फिडेंस मिल सके कि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एंड फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।